गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी और स्क्रीन शेयरिंग हो रही है प्रॉपर? ओके। ओके, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो मुझे बताएं कि उन्हें इस पर्टिकुलर इमेज में क्या दिख रहा है। ओके, यू कैन राइट इट इन चैट। आपको माइक्रोफोन को अनम्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन चैट एंड राइट विद मी, तो मुझे प्राइवेटली आंसर आपके मिलेंगे। सो यू कैन जस्ट सी दिस पिक्चर एंड यू कैन, मतलब मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें आपको अलग अलग चीज़ें क्या दिख रही हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन पे देखना है। यू कैन टेल मी कि व्हाट डू यू सी हियर, या आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को। ओके, यू कैन राइट इट मी विथ इन चैट। चेतन का आंसर आया एक, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड चेतन, वेरी गुड। और कोई ट्राई कीजिए। एंड आंसर कुड बी एनीथिंग, इट्स नॉट लाइक कि आई विल जज, आई एम नॉट जजिंग एनीवन। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि आप, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपका विजुअलाइजेशन कितना प्रॉपर है, आप कितना, यस, कितना अच्छे से। वेरी गुड। यस, सैनी हैज़ गिवन मी गुड आंसर। संदीप ने तो बहुत बढ़िया। संदीप, यू हैव गिवन मी अ वेरी गुड आंसर। वेरी गुड। संदीप हैज़, मतलब संदीप को शायद एक हिडन आंसर मिल गया इसमें। वेरी गुड। ख्याति, वेरी गुड, शाबाश। एक एक छुपी हुई चीज़ है, एक एक और छुपी हुई। यस संदीप, करेक्ट। प्लस साइन के बारे में आपने बिल्कुल सही सोचा। प्लस साइन के पीछे भी कुछ दिख रहा है आपको। एवरीवन इज एबल टू सी द होल ड्राइंग, और प्लस साइन के पीछे भी कुछ दिख रहा है। सो आई जस्ट नीड यू टू विजुअलाइज दैट। यस, करेक्ट ख्याति, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सन, चेतन, सन की स्पेलिंग SUN। करेक्ट। सो सन दिख रहा है। सो सन कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सन इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग, प्लस साइन इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग, विच संदीप से संदीप ने बहुत सही तरीके से बोला कि इस प्लस साइन इज डॉक्टर वाला जो साइन होता है। कोई इशू नहीं चेतन। सो प्लस साइन इज फॉर द डॉक्टर, एंड पीछे जो सन है, एक एक ब्राइटर साइड है, सनशाइन जिसको हम बोलते हैं, या जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर रात के बाद एक सवेरा होता है। सो दिस इज लाइक, ये भी नाइटमेयर चल रहा है। दिस कोविड-19 इज अ नाइटमेयर। इस नाइटमेयर के बाद हमें अच्छी एक ब्राइटर, एक सन जैसी एक सुबह मिलने वाली है। बट द मेन रोल हु आर प्लेइंग इज, ये जो कोविड-19 वॉरियर्स है, आप देख सकते हैं कि जो जो ग्रेनेड्स बोल रहे थे, किसी ने ग्रेनेड्स मुझे आंसर दिया था, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, और यहाँ पर ये पुलिस, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन। सो नो प्रॉब्लम, नो इशू। आई एम नॉट सेइंग एनी कि किसने बोला किसने नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब किसी भी एक पर्टिकुलर पेंटिंग को देख रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर आर्ट को देख रहे हो, तो यू हैव टू हैव पॉजिटिव आउट ऑफ दैट। आपको उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ओके, सो अगर आप पॉजिटिव चीज़ें निकालोगे तो यू विल बी, मतलब
आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपका जो एक विजनिंग है वो क्लियर एंड क्लियर होता जाएगा, राइट? सो दैट इज वाई अभी अब से कोई भी पेंटिंग देखें आप, कोई भी चीज़ को आप विजुलाइज करें, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यू आर विजुलाइजिंग इट फॉर गुड। आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं निकल के आएंगी, दिखेंगी। अदरवाइज व्हाट विल बी रॉन्ग इज कि आप गलत दिशा में भी जा सकते हो, ठीक है? एंड नेचर, मदर नेचर जो है वो हमेशा हमें पॉजिटिव जगह जाने के लिए ही बोलती है। यस आशुतोष, डू यू हैव सम क्वेश्चन? आशुतोष, आपने हैंड रेज किया है, यू कैन आस्क मी इन द चैट। एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क मी इन द चैट आल्सो। ओके, सो अब थोड़ा सा मैं माइंड के बारे में बात कर लेता हूँ, माइंड किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा होता है राइट ब्रेन, राइट? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन का काम होता है लॉजिकल थिंकिंग का, ओके? सो लेफ्ट मीन्स लॉजिकल, राइट मीन्स इंट्यूटिव, राइट मीन्स क्रिएटिविटी वाला ब्रेन, जो क्रिएटिव होने पे जो हम बोलते हैं कि जिस जो कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकता है, जो कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकता है जो हमारे सामने हमें दिखाई नहीं देते। पहली चीज़ तो ये कि हमारे दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ये सभी को समझ में आया? लेफ्ट ब्रेन मीन्स लॉजिकल, जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, जो एल्गोरिदम्स लिख सकता है, जो प्रोसीजर लिख सकता है, जिसको मालूम है कि इस काम के बाद ऐसा होना चाहिए, इस काम के बाद ऐसा होना चाहिए, जो लॉजिक क्रिएशन में काम होता है। और दूसरा ब्रेन होता है हमारा राइट ब्रेन। राइट ब्रेन का मतलब ये है कि इंट्यूटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जिसको जिसको हम बोलते हैं कि डिफ्यूज थिंकिंग, डिफ्यूज मोड। ये फोकस होके काम नहीं कर सकता। अगर इसको आप बोलोगे कि काम कर राइट ब्रेन को, तो राइट ब्रेन जो है अलग ऐसी ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पर कोई ना गया हो। वो दिमाग के ऐसे ऐसे कोने में जा सकता है जहाँ से आपको एक ऐसी चीज़ का आंसर मिलेगा जो हो सकता है आप कई सालों से ढूंढ रहे हो सकता है आप 2 दिन पहले से ढूंढ रहे हो सकता है कि उस आंसर को आप इम्पॉसिबली देख पा रहे हो। दिस इज नोन एज राइट ब्रेन फंक्शन। तो यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? एवरीबडी हैज हियर्ड मी? यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? तो चैट में आप यस लिख सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुँच रही है। ओके, ओके आशुतोष, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपका आंसर नहीं आया, आप आंसर थोड़ा सा लिख सकते हैं प्लीज़? अगर चैट का बटन ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो राइट हैंड साइड में ऊपर देखिए, चैट का वहाँ से ऑप्शन आपको मिलेगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क टू चैट, और या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं अगर ज़्यादा अर्जेंसी है तो। ठीक है, सो लेफ्ट ब्रेन जो है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लेफ्ट ब्रेन में कैसे जाना है, या अब ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है। अब अपन मोड पे आते हैं। जैसे कि अभी मैंने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का कंसेप्ट समझाया, मैं मोड वाइज बात करता हूँ। तो मोड वाइज ब्रेन दो मोड में काम करता है। पहला मोड होता है डिफ्यूज मोड, दूसरा मोड होता है फोकस मोड। पहला होता है डिफ्यूज मोड, दूसरा होता है फोकस मोड। फोकस मोड का काम जो है, फोकस मोड में अगर ब्रेन जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपने लेफ्ट वाले पार्ट को डिप्लॉय करेगा, या लेफ्ट वाले पार्ट की मदद से ये फोकस मोड में जाएगा। ठीक है, अगर ब्रेन फोकस मोड में जा रहा है तो ये लेफ्ट वाले पार्ट का यूज करके, लेफ्ट वाले साइड का यूज करके फोकस मोड में जाता है। अगर ब्रेन डिफ्यूज मोड में जा रहा है तो ये राइट साइड वाले ब्रेन की बात कर रहे हैं, जो क्रिएटिव माइंड है। तो कुछ एक्टिविटीज में, कुछ काम में आपको फोकस मोड की जरूरत होती है, कुछ काम में आपको डिफ्यूज मोड की जरूरत होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो वहाँ पर आपको फोकस मोड की ज़रूरत होती है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। जब आप स्टडीज़ कर रहे हैं तब आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फोकस मोड की। तो फोकस मोड जो आपका ऑन है तो आप अपने लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्सो आपने ये भी चीज़ सुनी होगी कि लेफ्ट ब्रेन जो है
वो हमारे राइट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन जो है वो हमारे लेफ्ट साइड वाली बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। सो फोकस्ड मोड जो है, फोकस मोड और डिफ्यूज मोड, ये दो मोड है। फोकस मोड कब? जब आप स्टडी कर रहे हैं, राइट, जब आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, राइट, जब आप टीवी देख रहे हैं, राइट, जब आप एक कोई किताब पढ़ रहे हैं, राइट, जब आप कुछ वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। मान लीजिए आप को एक एक्टिविटी दी गई है कि क्लास के अंदर सबसे ये चीज़ इकट्ठा करो, या सबके रोल नंबर लिखो, या रोल नंबर और नाम लिख के या आप आज की प्रेजेंट लगा के मुझे दो। तो ये आप फोकस मोड की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो ब्रेन है वो हमेशा फोकस मोड में होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया सभी को? फोकस मोड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, जल्दी से लिख दीजिए, या वाई खाली लिख दीजिए, वाई 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 लिख दीजिए, सिंपल वाई, पूरा यस सर टाइप करने की जरूरत नहीं। तो फोकस मोड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश। अब चलते हैं डिफ्यूज मोड की तरफ। जब आप डिफ्यूज मोड में काम कर रहे हैं, जब आपका ब्रेन डिफ्यूज मोड में होता है, तब बेसिकली क्या हो रहा है या कैसे डिफ्यूज मोड में आता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, या आप मान लीजिए शावर ले रहे हैं, नहा रहे हैं, या आप मान लीजिए प्रे कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज जब आप करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब सो रहे हैं, तो सोने के टाइम पे कुछ कुछ ऐसी ऐसी इमेजेस सामने आती हैं, ऐसे ऐसे सपने सामने आते हैं जो आज तक कभी नहीं आए, राइट। या आपने कभी आपको कभी किसी चीज़ का आंसर सोते सोते में मिल गया होगा, यार यार ये क्वेश्चन अपने को जम नहीं रहा, यार अपन कुछ गलत प्रोसेस तो नहीं लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि सोते सोते में उसका आंसर मिल जाए। अब रात को सोएं, उस क्वेश्चन को लेकर अपने माइंड में लेकर सोएं कि यार यार ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, और अगली सुबह आप उठते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इमेजिनरी ऐसी दिखाई देती है कि जिससे कि आप उस क्वेश्चन को आप अप्रोच जब करेंगे तो नए तरीके से अप्रोच करेंगे, हो सकता है उससे आंसर आ जाए। तो ये सारी चीज़ डिफ्यूज मोड की चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, तो कभी भी फॉर एग्जांपल अपना ब्रेन फोकस मोड से डिफ्यूज मोड से फोकस मोड में जाता है। फोकस मोड में अगर जा रहा है तो आप फोकस होकर कुछ काम कर रहे हैं। डिफ्यूज मोड में अगर जा रहा है तो डिफ्यूज मोड में आप क्रिएटिव थिंकिंग की चरम सीमा पे होते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी कुछ क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं जिससे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल एकदम खतरनाक वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मेमोरी या ब्रेन या माइंड इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ब्रेन का एक और पोर्शन होता है, यस चेतन, आपने बिल्कुल सही कहा कि डिपेंड्स अपॉन दी हैंड ऑल्सो। एक चेतन ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया कि हैंड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं तो आप राइट ब्रेन का यूज कर रहे हैं, और अगर आप राइट हैंड यूज कर रहे हैं तो आप लेफ्ट ब्रेन का यूज कर रहे हैं। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन चेतन, ये बिल्कुल सही बात है। अब एक और माइंड है यहाँ पर, छोटा सा और एक कंसेप्ट है जिसको अपन समझ लेते हैं और जो आपकी बहुत मदद करता है, और जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 24 घंटे सातों दिन काम करता रहता है, ये कभी भी मन सोता नहीं है, ये कभी भी बंद नहीं होता है, और इसको बोलते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड। इसको हिंदी में कहा जाता है अवचेतन मन, राइट। सबकॉन्शियस माइंड का काम ये होता है, सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे सातों दिन 365 दिन काम करता है। इनफैक्ट आपकी सारी जिंदगी पर सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी गट फीलिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। गट फीलिंग का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये अपने को ये चीज़ करनी चाहिए तो अपन करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इस चीज़ इस रास्ते से नहीं जाना तो अपन ये रास्ते नहीं जाएंगे। सो सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर बैठा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से, जो मैंने भी एग्जांपल लिया था ना कि आप रात में एक प्रॉब्लम लेके सोए और सुबह में आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। सबकॉन्शियस माइंड आपको वहाँ पर लेकर जाता है, अवचेतन मन आपको वहाँ लेकर जाता है। या फिर एक प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है, राइट, आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है और आप उसको बेसिकली ढूंढने का बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रही है, तो आप सोते टाइम अगर आप उसको दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड को दोगे कि यार मुझे ये चीज़ मिल नहीं रही है, प्लीज़ सबकॉन्शियस माइंड मेरी हेल्प करो, तो रात भर में हो सकता है या 2 रात के बाद या 3 रात के बाद आपको सबकॉन्शियस माइंड एक आंसर दे कि अरे एक काम करो वहाँ भी ढूंढ कर देखो। ओके, सो बेसिकली होता ये है कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड में हो तो बेसिकली आपका माइंड से काम करता है कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है आपको
आपकी किसी चीज़ को ढूंढने में, आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में, आपको आपके कम्युनिकेशन को अच्छे से इस्टेब्लिश करने में, राइट? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड को गेम है। चलिए, एक तो चीज़ ये हो गई, राइट? तो ये मीटिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें अगर अभी कोई लेट जो ज्वाइन हुए हैं वो इस मीटिंग को शुरुआत से अगर देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, राइट? अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, एक तो ये पेंटिंग में आपको क्या दिख रहा है जो आपकी स्क्रीन पे शेड है, हमने उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। लेफ्ट ब्रेन कैसे काम करता है, हमने उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। राइट ब्रेन कैसे काम करता है, हमने उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ब्रेन दो मोड में काम करता है, एक है फोकस मोड और दूसरा है डिफ्यूज मोड। फोकस मोड की जो एक्टिविटीज हैं, या फोकस मोड को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप फॉलोइंग चीज़ें जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, आप कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे आपका फोकस मोड एक्टिवेट हो जाए। फोकस मोड के लिए आप वीडियो गेम खेल सकते हो, वेब पे नेट सर्फिंग कर सकते हो, दोस्त से बात कर सकते हो, राइट? कोई बुक रीड कर सकते हो, एक ऐसी रिलैक्सिंग, कोई भी रिलैक्सिंग बुक जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है। फ्रेंड्स से टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, राइट? टेक्स्ट मैसेज में बातचीत कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, प्ले देख सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका फोकस मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और फोकस मोड एक्टिवेट करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो आप बीच बीच में ब्रेक्स लेके या तो टीवी देखते थे, या तो आप सॉकर खेल लेते थे, सॉकर यानी फुटबॉल खेल लेते थे, क्रिकेट खेल लेते थे। तो यहाँ पर जब फुटबॉल क्रिकेट आप खेलते थे तो आपका बेसिकली थोड़ा सा फोकस मोड जो होता था वो एक्टिवेट हो जाता था। आपको ऐसा लगता था कि यार हाँ अब ठीक है। इसलिए स्कूल में कभी भी फोकस मोड को डाउन ना करने के लिए आपको एक स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स पीरियड होता था स्कूल के अंदर, आपको पता होगा, पीटी पीरियड जिसको हम बोलते थे या स्पोर्ट्स पीरियड बोलते थे। हफ्ते में 1 या 2 दिन ही होता था, लेकिन वो होता था। जो पीटी पीरियड, स्पोर्ट्स पीरियड है, बेसिकली वो वहाँ पर फोकस मोड को ना जिसको बोलते हैं कि एक्टिवेट करते हुए, वो आपके क्रिएटिव मोड को एक्टिवेट करता है। क्योंकि आप क्लास में जब पढ़ते हो तब आप फोकस मोड में, आप जब क्लास में लिख रहे हो, मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सोशल का पढ़ रहे हो, तब आपका फोकस मोड ऑन है। फोकस मोड से डिफ्यूज मोड में जाने के लिए या क्रिएटिव मोड में जाने के लिए आपका स्पोर्ट्स का पीरियड रखा जाता है, ठीक है? तो बेसिकली अगर आपको क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, अगर आपको बड़ा सोचना है, तो आपको फोकस मोड से डिफ्यूज मोड में जाना पड़ेगा। अब डिफ्यूज मोड में जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसकी एक्टिविटीज़ में बता रहा हूँ। यानी कि डिफ्यूज मोड के जो एक्टिवेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? या तो आप जिम चले जाओ, एक्सरसाइज कर लो। अब जिम तो जा नहीं सकते तो आप घर पर एक्सरसाइज कर लो, जॉगिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, डांस, ठीक है, ड्राइव पे जा सकते हो, अब तो जा नहीं सकते क्या, ड्राइंग, पेंटिंग, ये बहुत बड़े फोकस मोड, डिफ्यूज मोड एक्टिवेटर्स हैं। शावर ले लेना, बाथ लेना, ये एक आपका डिफ्यूज मोड एक्टिवेटर है। म्यूजिक सुनना, मैंने पहले ही बताया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। मेडिटेट करना, प्रे करना, और अगर आप सो रहे हो तो सोना तो अल्टीमेट डिफ्यूज मोड है। तो अगर आप सोते हैं तो आपका डिफ्यूज मोड उस टाइम पे चरम सीमा पे होता है। तो ये दो मोड की मैंने बात करी, फोकस मोड की और डिफ्यूज मोड। कभी कभार कोई बड़ी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो आपको फोकस मोड से हट के डिफ्यूज मोड का यूज करना पड़ता है। अगर आप डिफ्यूज मोड का यूज करते हो तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने झट से फट से आ जाता है। कभी कभार आपका फोकस मोड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग में कई कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक सिंपल सी एरर उनके सामने आ रही है, सिंपल सा एरर डायग्नोस्टिक मैसेज उसके सामने आ रहा है, लेकिन वो उसको फोकस मोड से सॉल्व ना करते हुए डिफ्यूज मोड से सॉल्व करता है। तो डिफ्यूज मोड से जल्दी सॉल्व हो जाती है। जब वो डिफ्यूज मोड में जाते हैं, यानी कि बाहर वाले मोड में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कहीं और ही कुछ ही सोच रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो उस एरर को जल्दी से रिजॉल्व कर लिया जाता है, बजाय इसके कि जब आप फोकस मोड में, ठीक है? तो ये हो गया आपका फोकस और डिफ्यूज मोड की बातचीत, राइट? अब अगर आपको, ये तो हो गई हमारे ब्रेन की बात, अब मैं थोड़ा सा मेमोरी वाले पार्ट पे आता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को लर्न करना चाह रहे हो, कंसेप्चुअली लर्न करना चाह रहे हो, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ड्राइंग का या पेंटिंग का। तो मैं नेक्स्ट इमेज जो शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देख के बताना कि ये मैंने किस चीज़ की इमेज शेयर करी है और आपको इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, राइट? तो मैं एक इमेज, नेक्स्ट इमेज में शेयर कर रहा हूँ। सभी को ये इमेज दिख रही है अपनी स्क्रीन पे? वाई लिख दें खाली चैट, जस्ट वाई इन चैट। प्लीज मुझसे चैट के थ्रू आप बात करें, अनम्यूट मत करें अभी। और ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपने शायद पढ़ा है, कौन सी क्लास में पढ़ा है मुझे ये बताना। तो आपको समझ, मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है। विच इन विच क्लास यू हैव लर्न
दिस यूक्लिड ज्योमेट्री दिख रही है ना, ये यूक्लिड ज्योमेट्री बीच में दिख रहा है, सर्कल, फिर प्लेन, हाफ प्लेन। संदीप का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, यस करेक्ट है संदीप, आंसर करेक्ट है। एक्सियोम, थ्योरम, एक्सियोम का मतलब पोस्टुलेट भी होता है, थ्योरम का मतलब लॉजिकल रीजनिंग से आप प्रूव करते हो किसी चीज को, किसी स्टेटमेंट को। चेतन का आंसर भी करेक्ट है। पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, लाइन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, राइट। सो मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री का कुछ डायग्राम इस तरीके से बनाया, मेरे को इस तरीके से अब डायग्राम याद है। मैंने लाइन को रेड में कलर में क्यों रखा, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने लाइन को रेड कलर में क्यों रखा। क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कुछ लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने लाइन का जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट आया है वो रेड कलर में रखा है। तो देर आर सम लाइन्स विच वी शुड नॉट क्रॉस। आपने बात बहुत बार सुनी होगी कि इस पर्टिकुलर सीमा को मत लांगो, इस पर्टिकुलर लक्ष्मण रेखा को मत लांगो, इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस मत करना। When you are in school, you must not cross a certain line. When you are in college, you must not cross a certain line. मैंने इस तरीके से इसको लर्न किया। जैसे भाई लाइन जब भी मेरे सामने आएगी तो मुझे रेड कलर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जैसे ही मेरे सामने रेड कलर आएगा तो मेरे सामने नाइन्थ का कॉन्सेप्ट इजीली मुझे समझ में आ जाएगा कि यस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइन्थ क्लास। और यूक्लिड ज्योमेट्री ये बोल रहा है कि पॉइंट जो है या तो वो कोलिनियर हो सकता है या फिर नॉन कोलिनियर। अब आप देख सकते हैं कि कोलिनियर के पास भी इन सेम लाइन लिखा हुआ है, नॉन कोलिनियर के पास नॉट इन सेम लाइन, लेकिन ये रेड कलर में लिखा है। तो ये रेड कलर इसलिए क्योंकि लाइन का यहाँ पे रेड कलर है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो अभी बहुत ही रफ सा डायग्राम है। ये डायग्राम मुझे अच्छा नहीं लगा ये डायग्राम, मैं इसमें और अच्छा कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर जियोमेट्री का मतलब भी और अच्छे से समझा सकता हूँ। जियोमेट्री का मतलब भी आप सबको मालूम है, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट। सो अर्थ के मेजरमेंट को हम जियोमेट्री बोल रहे हैं। तो पॉइंट, लाइन और प्लेन के हिसाब से हम अर्थ के मेजरमेंट्स को ले सकते हैं, और इन कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जहाँ पर मैंने इसका डायग्राम इस तरीके से समझाया, बनाया है, और मुझे ये अब बहुत टाइम तक याद रहेगा, प्रोवाइडेड कुछ ऐसे स्टेप्स को मैं फॉलो करूँ जिससे मैं इनको अल्टीमेटली अपने एंड तक, अपने लाइफ टाइम के एंड तक इनको याद रख सकूँ। और करना कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, करना सिर्फ रिवीजन है, लेकिन रिवीजन का भी एक टाइम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये डायग्राम मैंने आज बनाया है तो आज के दिन तो मुझे ये डायग्राम थोड़ा याद होगा, मुझे सारी चीज़ें एकदम से याद नहीं हो सकती, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट कि ये जब डायग्राम आप बना रहे हैं तो आप किसी पर्टिकुलर पेपर को या किसी पर्टिकुलर बुक को देख कर नहीं बनाएंगे। ये डायग्राम आपके माइंड में अपने आप बनना चाहिए और उसके बाद ये पेपर में अपने आप आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बुक खोला, 9 चैप्टर खोला और 9 चैप्टर का एक वर्ड उठाया और आपने उस डायग्राम में इसको प्लेस कर दिया। नहीं, अगर आप उस तरीके से प्लेस करेंगे तो आप बेसिकली हार्ड कोडिंग कर रहे हैं। हार्ड कोडिंग मतलब, हार्ड वायर्ड कोडिंग मतलब आप पहले से इंस्ट्रक्शंस फीड कर रहे हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे वो इंस्ट्रक्शंस याद नहीं आए जिस टाइम पे आपको रिकॉल करना था, तो आप सब भूल जाओगे, फिर आप कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब भी आप एक चैप्टर पढ़ते हो या यूनिट पढ़ते हो, तो यूनिट को पढ़ने के बाद, पूरे तरीके से कंप्लीट करने के बाद, एब्सॉर्ब करने के बाद, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर उठा के उस यूनिट में जो मेन पॉइंट्स तो नहीं बोलूँगा, मेन जो वर्ड्स हैं उनके रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो और उसको डायग्राम पे पुटअप करने की कोशिश करो। तो आपका ये डायग्राम और अच्छे से बनेगा और इस डायग्राम को आप अपने एंड तक याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे, ठीक है। सो यूक्लिड ज्योमेट्री वाली जो चीज़ है, एक्सियोम, थ्योरम, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, यूक्लिड ज्योमेट्री, प्लेन, पॉइंट, ये मेरे दिमाग में इस तरीके से घूम रहे थे, इसलिए मैंने इनको इस कलर से मैंने इनको यहाँ पर पुटअप करा है। रे में आप देख सकते हैं कि येलो कलर करे, तो मैंने रे को इस तरीके से याद करने की कोशिश करी कि रे ऑफ होप, होप यानी कि उम्मीद। तो एक उम्मीद की जो किरण है वो हमेशा येलोइश, जो मैंने बताया था ना अभी प्रीवियस डायग्राम में, मैंने बताया था कि सन पीछे क्यों बना हुआ है, सन एक उम्मीद दे रहा है फॉर द ब्राइटर फ्यूचर, फॉर द ब्राइटर डे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ स्टूडेंट? वाई लिख दीजिए जल्दी से चैट पे। राइट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। अगेन ये भी आपको समझ में आ जाएगी और आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से दिख रही है इमेज सबको। लाइंस एंड एंगल्स का ब्रेन मैप मैंने बनाया है, राइट, विजिबल है ना। देखिए इसके अंदर थोड़ी सी खिचड़ी बनी हुई है। इस इमेज को मैंने, आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड वाले इसी पर्टिकुलर इमेज के अंदर रिवाइज्ड एंड मोर लर्नेबल बनाया है।
लेकिन कैसे मैंने चेंज किया, कैसे मेरे ब्रेन ने काम किया। लेकिन लाइंस एंड एंगल्स का सबसे पहले ब्रेन मैप आप देखिए कितना अच्छा ब्रेन मैप है कि यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी, सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, और जो कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट से एक वर्ड आया सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180 डिग्री। तो ऑलरेडी अगर आपको माइंड में अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट से आपको सप्लीमेंट्री मतलब आ जाएगा और सप्लीमेंट्री से सम आ जाएगा। तो स्ट्रेट सप्लीमेंट्री सम और 180 डिग्री आपको याद हो जाएगी। लाइन का मतलब लाइन इज लीनियर, तो लीनियर से आपको एक वर्ड और याद आ जाएगा, लीनियर पेयर। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए सारे, ये कॉन्सेप्ट कोई आज कोई मैं नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये 9th का कॉन्सेप्ट है ना। सो 9th के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, लेकिन अब देखिए कि अब लर्न करने का तरीका कैसा है। लर्न करना आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, कॉन्सेप्ट आपको सब पढ़ा देंगे। इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक चैप्टर आ गया। जिस चैप्टर को आपको 4 से 5 पन्ने लग रहे थे रटने के लिए, पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए, बार बार रिवाइज करने के लिए, अब ये चैप्टर एक पन्ने में। अब इसके अंदर लाइंस का भी चैप्टर आ गया, एंगल का भी चैप्टर आ गया। तो लाइंस एंड एंगल्स दोनों का चैप्टर आ गया। देखिए ना बीच में एंगल बना हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट। ये और रिफाइन होगा स्टूडेंट्स, अभी ये भी फाइनल डायग्राम नहीं है, ये तो एक खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पर। लेकिन आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि पहले मेरा ब्रेन मैप कैसे काम कर रहा था, उसको एकदम से कैसे कॉन्सेप्ट मिला, और उस कॉन्सेप्ट के आसपास आसपास उसने किस तरीके से जो है जिसको हम बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर डॉट या एक पर्टिकुलर धागे के आसपास पूरा का पूरा स्वेटर आप बुन लेते हो। ये वेब है, आप देखिए। तो लाइन से कॉन्सेप्ट आ गया पैरेलल लाइंस का, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का। लेकिन इस पर्टिकुलर डायग्राम को मैं और रिफाइन अभी करूँगा, ठीक है। लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि एक ही पर्टिकुलर पेज में आप पूरे के पूरे चैप्टर को बसा सकते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर को वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो उससे फायदा ये होगा कि आपको सिर्फ उस पेज को पढ़ना है, उस पेज को देखना है। और देखना भी कैसे वो भी मैं आगे बताऊंगा कि रिवीजन टाइम क्या क्या रहेगा, जिससे कि आपको ये लाइफ टाइम चीज़ जो है, ये लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगी। विद इन 6 मंथ्स का टाइम ये लेगा, लेकिन 6 मंथ्स के बाद यू डोंट हैव टू सी दैट पेज, यू डोंट हैव टू ओपन दैट नोटबुक। आपको उस नोटबुक उठाने की, आपको उस पेज को उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर हम देखेंगे, आपने देखा होगा कि दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल C1 और C2 सेम है, A1 और A2 इक्वल होते हैं। A1 और A2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। D1 प्लस C2 जो हैं 180 डिग्री होता है, ये लीनियर पैर बनाते हैं, राइट। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब A1 C1, A1 और C1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं, है ना। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये ट्रांसवर्सल है, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये स्टूडेंट्स, ये मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने एक ही पर्टिकुलर इसके अंदर पुटअप कर दी है। दिस इज नोन एज ब्रेन मैप। ये मेरा ब्रेन मैप इस तरीके से काम कर रहा है कि मैं एक सेंट्रल इमेज को बनाकर उसके आसपास पूरी स्टोरी को बुन रहा हूँ। एक सेंट्रल इमेज, मेरी एक सेंट्रल इमेज जो यहाँ पर थी वो क्या थी, एंगल। उसको मैं माइंड में रखते हुए उसके आसपास में सारी 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 कहानी जो है वो बुन रहा हूँ। इसी को मैं थोड़ा सा आपको और अच्छा डायग्राम इसी को बताना चाहता हूँ कि और सुंदर सुंदर नहीं बोलूँगा, मतलब और ईजी। अब उसके अंदर आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। सभी के सामने ये विजिबल है डायग्राम, जो नया वाला है जिसमें ग्रीन कलर की आपको पैरेलल लाइन दिख रही है, यस कर दीजिए। है ना। तो अब देखिए आपकी इस पर्टिकुलर ये वाला पिछले वाले से ज़्यादा थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, इसके अंदर थोड़े से कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अब मैंने वहाँ पर बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया, लेकिन फिर मेरे माइंड ने बोला, मेरे मैप ने बोला, मेरे ब्रेन ने बोला कि नहीं, कलर सिर्फ आप 2 या 3 ही रखो। 2 या 3 कलर रखने से ना क्लैरिटी बढ़ती है। तो मैंने रेड और ग्रीन को उठाया, मुझे ब्लू उठाना था क्योंकि आरजीबी से मुझे कलर याद हो जाता, लेकिन मुझे ट्रांसवर्सल पता नहीं क्यों मुझे ब्लैक की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने ट्रांसवर्सल को ब्लैक ही रखा। बाकी पैरेलल लाइन को मैंने ग्रीन रखी, एल वाली लाइन को। ये जो मेरी एम लाइन है, ये तो स्ट्रेट है, ये तो स्ट्रेट सप्लीमेंट्री सम, ये 3 चीज़ मुझे याद हो गई। स्ट्रेट यानी 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दैट्स इट, कंप्लीट। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री सम। अभी आगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इसका, और इसको मैं आगे इंक्लूड करूंगा, तो आगे वाले चैप्टर में हम चलेंगे। बाइसेक्टर मतलब इक्वल हाफ, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम एंगल को आप जब ट्रेस करोगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट। 360 डिग्री पूरा का पूरा सम। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है, पैरेलल लाइंस का भी चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर है स्टूडेंट पैरेलल लाइंस का। और करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम आपको याद हो गया। देखो यहाँ पे मेरा मेन वर्ड क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, मतलब कि L2 जो है L6 के बराबर है, तो रेस्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा। रेस्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का थ्योरम अपने आप प्रूव हो जाएगा। L3 प्लस L6 का जो सम है वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। सारी चीज़ें अपने आप प्रूव हो जाएंगी, सिर्फ आपको करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ही याद रखना है, तो पूरा का पूरा चैप्टर अब क्या।
तो डायग्राम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने एक सेंट्रल इमेज पकड़ी एंगल की और उसके आसपास मैंने सब विजुअलाइज कर दिया। तो इसीलिए आपको हमेशा एक सेंट्रल इमेज को लेकर चलना है। सेंट्रल इमेज को लेकर चलोगे तो डायग्राम जल्दी बनेगा, डायग्राम जल्दी बनेगा तो क्या होगा कि आप उसको रिफाइन कर सकते हो। तो बेस डायग्राम आप बनाकर उसको फिर आपको कुछ नहीं करना है, अगले 2 से 3 दिन में या अगले 4 से 5 दिन में उसको रिफाइन करना है कि यार इसमें और अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी रिफाइन नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 सेटिंग देनी रिफाइन करने के लिए। तीसरी सेटिंग के बाद ऑटोमेटिकली जो डायग्राम आपके सामने आएगा वो रिफाइंड डायग्राम होगा। अब इसके आगे इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल कॉन्सेप्ट, ये और लर्नेबल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि कैसे काम हो रहा है। इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड, इज एवरीबडी एबल टू फॉलो मी, फॉलो कर पा रहे हो? ओके चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इमेज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ओह वेरी गुड। ये कौन सी क्लास का कॉन्सेप्ट है, 10th का कि 11th का कि 9th का? ये इमेज दिख रही है सबको, ट्राइंगल, पिंक कलर की इमेज है ट्राइंगल की। दिस इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ 9th क्लास, यस करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ 9th क्लास। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अगेन ट्राइंगल्स वाले लेसन को, लाइन एंगल और ट्राइंगल वाले लेसन को मैंने एक ही, लाइन एंगल वाले को नहीं पर सिंपल, एक सिंपल ट्राइंगल वाले लेसन को मैंने किस तरीके से इसमें कवर कर दिया है। तो पूरा का पूरा ट्राइंगल्स इसमें कवर, आइसोस्केलेस के 2 साइड्स हैं, स्केलियन के साइड है। इसको मैं थोड़ा सा रिफाइंड इमेज आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिक आइडिया मैंने क्लियर कर दिया है आपका। ये रिफाइंड इमेज है इसकी, जहाँ पे मैंने सिर्फ 2 या 3 कलर्स का यूज़ किया है, ब्लू और पिंक। नो पिंक कलर का यूज़ करने का मेरा जो मेन अंदर से मोटिव ये था कि मुझे ट्राइंगल ऐसे याद नहीं होता था कि एकदम ऐसे एकदम ट्राइंगल, लेकिन मुझे एक चीज़ याद रहती थी कि हम जब बचपन में मूवीज़ देखते थे या आप लोग अभी भी मूवीज़ देखते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, कभी कोई रोमांटिक मूवी होती है तो देयर इज ऑलवेज अ लव ट्राइंगल, राइट। सो लव ट्राइंगल, देखिए इसमें स्माइल भी आप कर सकते हैं, आप हंसी कुछ भी करिए, मेन मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो मुझे लव ट्राइंगल अगर आप बोलोगे तो एकदम से याद आ जाएगा कि ओके लव ट्राइंगल, आइसोस्केलेस, स्केलियन, इक्विलैटरल, दैट्स इट। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक्यूट एंगल, सब मेरे सामने आ जाएगा। सो दैट इज वाई लव के हिसाब से मैंने इसको कलर पिंक लिया है। सो मेरे लिए पिंक रिप्रेजेंट्स लव। तो ये मेरा एक मोटिव था, दैट इज वाई। इसमें आप भले ही आप ये सोचिए कि अरे यार सर इस तरीके से कैसे बात कर रहे हैं, तो नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट लर्न हो रहा है, मेरा काम निकल रहा है। आप किसी और चीज़ से लव, आपके लिए रेड हो सकता है, रेड इज़ फॉर लव, आपके लिए ऑरेंज हो सकता है, दैट इज़ फॉर लव, बट द मेन मोटिव सिर्फ की कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। और एक और कॉन्सेप्ट ये याद हो सकता है कि आप ट्राइंगल जब ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ऑपोजिट एक और आप उसका ट्राइंगल ड्रॉ कर दें तो ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा, ये अगेन इट विल बी रिलेटेड। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट को इस तरीके से याद रखेंगे कि कम कलर्स लें और उसके अंदर आप ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन को नोट करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सो फाइनल एक आध और कॉन्सेप्ट में सी पे आना चाह रहा हूँ जल्दी से। एक मैं सी पे कॉन्सेप्ट पे आता हूँ और सी का मैंने एक फाइनल डायग्राम बनाया है। तो आप ये देखिए, इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरी सी लैंग्वेज इस डायग्राम के अंदर कवर हो गई है। सो दिस इज माई ब्रेन मैप फॉर सी। सभी को दिख रहा है ये डायग्राम, सी वाला डायग्राम सभी को दिख रहा है? एवरीबडी, द डायग्राम इज विजिबल टू एवरीबडी? ओके वेरी गुड। सो देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे डायग्राम में सी लैंग्वेज इज कवर्ड। सी जो है आपको देख सकते हैं कि सी जो है एक मैंने लेटर लिखा है और सी से भी ऊपर से एक मैंने लैंग्वेज लेकर आया। लैंग्वेज, ग्रामर, सिंटेक्स, रूल्स पहले आ जाएंगे, फिर सिंटेक्स आएगा, देन स्टेटमेंट्स। सी कंपाइलर अंडरस्टैंड्स थ्रू टोकन्स। टोकन्स के कौन कौन से टाइप हैं? 6 टाइप के टोकन्स हैं। डेटा टाइप्स को मैंने रेड में लिखा है बिकॉज आई कंसिडर डेटा इज लाइक ब्लड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज वाई मैंने डेटा को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है? रेड से। तो ब्लड का कलर रेड होता है, दैट इज वाई मैंने इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से विजुअलाइज किया। इसके बाद सी के कुछ कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जो हमको पढ़ने हैं। फ्लो कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स, फंक्शंस, अरेज, पॉइंटर स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल, लिस्ट। और ये डिराइव डेटा टाइप भी हैं स्टूडेंट्स। मैंने डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था, अभी आपको आगे आएगा तो आप देखेंगे कि ये डिराइव डेटा टाइप भी है। और एक और टाइप का डेटा टाइप होता है, वो है वॉइड। वॉइड मीन्स एम्प्टी स्पेस, नथिंग। सो ये पूरे के पूरे पेज में आप देख सकते हैं कि सी कॉन्स्ट्रक्ट या सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कवर हो गया। आपको करना कुछ नहीं है, इसी को स्टडी करना है। इसको आपने स्टडी कर लिया, आपको सी लैंग्वेज आ गई। So you can see the power of diagram, you can see the power of visualizing.
अगर आप किसी चीज़ को, सेंट्रल इमेज को आप विजुअलाइज करेंगे, आपको एक सेंट्रल इमेज बनानी है। यहाँ पर मेरी सेंट्रल इमेज क्या थी? सी। अगर मैंने सी को विजुअलाइज कर लिया, बस मेरा काम कंप्लीट हो गया। उस सेंट्रल इमेज के आसपास आपको सिर्फ रेज निकालनी है उस चीज़ की, और कुछ भी नहीं करना है। और रेज के फॉर्म में कुछ भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट इट शुड बी रिलेटेड। ठीक है, समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब जो लर्न करना है, लर्न वाली चीज़ कैसी है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा। लर्न कैसे करना है? लर्न को इस तरीके से करना है कि आप जब ये डायग्राम को कंप्लीट करें, आपका एक रिफाइंड डायग्राम जब आए, तो उसके बाद उसको 24 घंटे में एक बार देखें, फिर 3 से 4 दिन में एक बार देखें, फिर हफ्ते भर में एक बार देखें, फिर 1 महीने में एक बार देखें, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने, फिर 5 महीने, फिर 6 महीने। 6 मंथ के बाद आपको उस डायग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम को देखने में और डायग्राम को लर्न करने में स्टूडेंट डिफरेंस है। आपको सिर्फ, मैंने क्या बोला, देखना है, आपको लर्न नहीं करना। लेकिन अपने आप आपके माइंड में अपने आप उसका इंप्रेशन, उसकी इमेज छपती जाएगी, राइट। और लर्न करने के टाइम पे, लर्न करना मतलब देखने के टाइम पे अगर आप फोकस मोड में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप डिफ्यूज मोड में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो फोकस मोड में अगर आप उस डायग्राम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिफ्यूज मोड में आगे जाके वो आपको कहीं काम आएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट? आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम कहाँ से हमने शुरू किया और कहाँ हमने कंप्लीट किया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। अब डाउट सेशन चालू है, प्लीज एक बार पूछिए। किसी को कोई डाउट? ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, ओके। तो जिसने शुरू में अटेंड नहीं किया, जो लेट ज्वाइन हुए, मैं शेयर कर दूंगा इसको, ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, या हुआ तो मैं चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। संदीप सिंह का एक डाउट है कि सर समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी गेट कंफ्यूज बिटवीन द कलर्स। वेरी गुड डाउट संदीप। यहाँ पर कलर्स मैंने मेरे हिसाब से यूज़ किए, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, आप चाहें तो सिर्फ एक सिंगल कलर से या पेंसिल से या पेन से, जो भी टूल आपको अच्छा लगता है आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कलर्स को बीच में लेकर आना इसलिए था कि मुझे उस कलर कोड से वो कॉन्सेप्ट याद हो रहा था। नेसेसरीली या नॉट नेसेसरीली हर एक स्टूडेंट के साथ यही सेम चीज़ ना हो, यही सेम चीज़ ज़रूरी नहीं, पॉसिबल नहीं कि यही सबके साथ हो। अगर आपको विदाउट कलर, आप सिंगल कलर से ही पूरा कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर यू। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, आपके लिए जो चीज़ काम करती है आप उससे काम करें। आपको लग रहा है कि सर कलर से कंफ्यूजन हो रहा है, नो प्रॉब्लम, एक ही कलर लो, उसी से बना लो। ओके संदीप, डाउट क्लियर हुआ बेटा? एम आई एबल टू हेल्प यू? ओके, और किसी को कोई डाउट प्लीज पूछिए। अभिज्ञान, अंकित, आशुतोष, चेतन, दीपांशु, लखन, परीक्षित, रवीना, ऋतिका, रोहित, संदीप, शशांक, विशाल, यश, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कॉन्सेप्ट को वापस दोबारा समझाऊंगा। कलर्स का यूज इज नॉट कंपलसरी। कलर आपको यूज करना है, आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, आपको ऐसी कॉन्सेप्ट चीज़ें याद होती है तो करिए। लेकिन डायग्राम का कॉन्सेप्ट जरूरी है, एक विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जरूरी है, एक सेंट्रल इमेज आपके पास होनी चाहिए। सेंट्रल इमेज से आप जो है उसको फिर आगे 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 की फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सैनी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ड्राइंग के अलावा ये केमिस्ट्री की इक्वेशंस को याद करने के लिए कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते, कार्ड्स का भी यूज़ करते थे, जो कि इफेक्टिव था। बिल्कुल आप कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कार्ड के ऊपर आप लिखते होंगे, उसको ड्रॉ करते होंगे, बिल्कुल वो चीज़ भी इफेक्टिव है। लेकिन अगर आपको वो मेथड अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेरा मेथड बताया कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे ड्राइंग अच्छी लग रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको एक किसी भी बंदे को या बंदी को या किसी भी क्लास को कोर्स का ओवरव्यू देना है, तो ये पहले लेक्चर के लिए या इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को लेते हुए मैं ओवरव्यू भी दे सकता हूँ। अब इसमें होगा ये कि मुझे जिस चीज़ को, जिस टॉपिक को पहले उठाना पड़ेगा, तो वो मैं उठाकर उसको रिलेशन में बता सकता हूँ कि इसको इंटर रिलेटेड ऐसा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये मेरे लिए, मुझे एज अ टीचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको किसी को समझाना है तो आप इस तरीके से
समझा सकते हैं। तो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम यश ऑल्सो। और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। संदीप का बहुत अच्छा डाउट आया है कि सर इट इज सेड दैट वी स्पीक ट्रुथ व्हेन वी गेट एंग्री, सो इज इट बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? संदीप, इसका आंसर मैं ऐसा दूंगा कि जब आप एंग्री होते हैं तब आप अपने फैक्ट्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में उस चीज़ में हो सकता है कि आप कभी कभी सच भी बोल जाएं, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। बिकॉज जब आप एंग्री होते हैं देन आपको ऐसा लगता है और ऐसा होता भी है कि आप यू आर लाइक, मतलब आप अनकंट्रोल्ड वे में कहीं ना कहीं चले जाते हैं, बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ओनली हेल्प्स यू टू टू क्या बोलते हैं उसको, आपको एक पाथ देने की कोशिश करता है, आपको एक रास्ता बताने की कोशिश करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो शुरू शुरू में ऐसा हुआ होगा कि कुछ 1 से 1.5 महीना या अभी भी ऐसा हो रहा होगा कि आप लेजीनेस आपको लग रही होगी कि यार मैं थोड़ा सा ना लेज़ी हो गया हूँ, थोड़ा सा मेरे को अंदर एक्टिवनेस कम हो गई है बिकॉज मैं एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहले ही बोल दी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, लॉकडाउन शुरू हुआ तो आपने बहुत सारी चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहले ही बोल दी। ये कब खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा, इसकी वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी, मुझे हो गया तो, राइट। तो वहां पर सबकॉन्शियस माइंड जल्दी से उस चीज को पकड़ के आपको वैसा बनाने की कोशिश करता है। तो अगर आप 1.5 महीने से लेजी फील कर रहे हो तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, योर हार्ट, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आप लेजी फील कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड को आपने ऐसा इनपुट दिया कि यार इच्छा नहीं है, आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, अब आराम से अपन जो है कल सुबह जल्दी ना उठते 12-1 बजे तक उठेंगे। तो ये हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे मैं आजकल स्टेटस भी देखता हूँ व्हाट्सएप पे, मतलब ये मेरी आदत है, और इस आदत मेरी बहुत बेकार आदत है, अब मैं आज से इस आदत को छोड़ रहा हूँ कि स्टेटस में बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम शाम को 4 बजे, रात को सुबह 4 बजे सो रहे हैं और दोपहर में 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं। तो ये आपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला है तभी वो ऐसा कर रहा है। अगर आप उसको नहीं बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे कि नहीं कल से सुबह जल्दी उठना है, तो कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, आप जल्दी उठेंगे। बट एंग्री होने का मतलब आप सच बोल देते नहीं। वेन यू आर एंग्री यू ट्राई टू प्रूव योर फैक्ट्स, क्योंकि आप एंग्री इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस टाइम पे सही जगह पे खड़े और सामने वाला गलत है, ऐसा आपको लग रहा है। ओके। परीक्षित का एक डाउट है, सर एक ही टाइम पे एक सब्जेक्ट पे अगर फोकस करना है तो क्या करें और कैसे करें? परीक्षित, वेरी गुड डाउट। अगर आपको एक ही टाइम पे एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है तो पहली चीज़ तो ये कि आपको उस सब्जेक्ट के सारे जो टॉपिक्स हैं, उन सारे के सारे टॉपिक्स में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उन सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर अगर रिलेशन आपको कहीं से कहीं मिल रहा है या कहीं से कहीं आप ढूंढ पा रहे हैं, तो आप उसको एक पर्टिकुलर ब्लैंक पेपर पे मैप करिए। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर जो इमेज आपको दिख रही है, इसके अंदर मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को क्या करा, एक पेपर पे लाकर मैप किया। तो इस चीज़ में क्या होगा कि आप जब मैप करेंगे तो मैप करने के बाद जो शुरुआत, जहाँ से आपको शुरुआत करनी है वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम पे मैं देखूँ तो अगर मुझे टोकन्स की जगह डेटा टाइप से शुरुआत करनी होगी तो मैं कर सकता हूँ डेटा टाइप से शुरुआत। इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि मैं टोकन से ही स्टार्ट करूँ, राइट। अगर मुझे कंस्ट्रक्ट से स्टार्ट करनी तो मैं कंस्ट्रक्ट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर कंस्ट्रक्ट और टोकन इंटर रिलेटेड है तो मुझे पहले टोकन पे आना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्ट पे आ सकता हूँ। तो दैट इज़ वाई आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है तो उसके सारे टॉपिक्स को उठाइए, सारे टॉपिक्स को पेपर में जहाँ जहाँ आपको लगता है मेरे को ये टॉपिक यहाँ लिखना है तो मैं यहाँ लिख दूँ, वहाँ लिखना है तो मैं वहाँ लिख दूँ, फिर उसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए और फिर जो है आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं टॉपिक। ठीक है परीक्षित, डाउट क्लियर हुआ? ओके। यस सैनी, आपका मैं डाउट बाद में लूंगा, पहले अंकित प्रजापति का एक डाउट है। सर फोकस माइंड में कैसे आते हैं? फोकस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए वीडियो गेम आप खेल सकते हो, नेट पे सर्व कर सकते हो, दोस्त से फ़ोन पे बात कर सकते हो, दोस्त से टेक्स्ट मैसेज चैटिंग कर सकते हो, किसी भी काम में किसी का हाथ बटाना है, हेल्प करनी है तो वॉलंटियर कर सकते हो, एक बुक को रीड कर सकते हो, कोई भी रिलैक्सिंग बुक अगर आपके पास है, मूवी देख सकते हो, है ना, या टेलीविज़न देख सकते हो। ये फोकस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। ओके अंकित?
तो इस रिकॉर्डिंग को मैं चैनल पे अगर डालूंगा तो आप वहाँ पर वापस से जाके रिकॉर्डिंग को इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, यस सनी सर, अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर सर क्या कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही मैंने ये डायग्राम का इस्तेमाल किया। पहली चीज़ तो ये, अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ये सब्जेक्ट आपको, या आपको लग रहा है यार सर ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मेरा सॉल्यूशन, मेरा जो पर्सनल मुझे जिसमें सफलता मिली है, जिसमें मुझे सक्सेस मिला है, वो ये है कि मैं किसी और को इसको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। अगर मैं किसी और को पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो मुझे अपने आप उस सब्जेक्ट में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा और धीरे धीरे मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलने लगेगी, क्योंकि अब मैं अपने लिए ना पढ़ते हुए किसी और के लिए पढ़ रहा हूँ। तो किसी और को प्रॉपरली, जिसको हम बोलते हैं कि उस सब्जेक्ट अच्छे से समझाने की कोशिश करने में हो सकता है मैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ जाऊँ। ठीक है, पहला जवाब तो इसका जो ये है, ये जो जिसको हम बोलते हैं कि टीचर वाला जवाब। दूसरा जवाब ये है कि अगर आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है और अगर आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम तक, मान लीजिए 1 महीना 2 महीने में भी अगर आपका इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है, तो फिर वो सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। जस्ट इन ऑर्डर टू उसके अंदर डाइव लगाने से कोई मतलब नहीं, उसके अंदर एनर्जी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। तो डिप्लोमेटिक आंसर मेरा ये रहेगा कि अगर आपको सब्जेक्ट इंटरेस्ट अभी के लिए नहीं लग रहा है तो उसको मत उठाओ, और अगर उठाना है तो इस तरीके से उठाओ कि आपके ऊपर एक प्रेशर ही रहे कि आपको किसी और को समझाना है। तो धीरे धीरे उस चीज़ में आप आगे बढ़ते जाओगे और हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि आगे आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगे और आप फिर उसमें आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यश, हैव आई गिवन यू द आंसर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अंकित प्रजापति अगेन। सर जब भी पढ़ने बैठो तो कुछ और सोचने लगता हूँ, तो सर फोकस नहीं हो पाता है। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने मैंने देखी है। आपके सेकेंड ईयर के भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी ये डाउट होगा, लेकिन वो पूछ नहीं रहे होंगे, बट स्टिल एनीवेज ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है। और इस डाउट को कवर अप करने के लिए मैंने स्टूडेंट को एक टेक्निक बताई थी। उस टेक्निक को बोलते हैं टोमासुलू टेक्निक। टोमासुलू टेक्निक का मतलब ये होता है कि 25 मिनट के लिए आपको करना ये होता है कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके आपको ऐसी जगह पे रखना होता है कि मतलब आपको अपनी विसिनिटी में नहीं रखना है। मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ टेबल पे रख दूँ, पीछे वाले टेबल पे रख दूँ, या मैं अलमीरा में रख दूँ, तो नहीं, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूसरे कमरे में या दूसरे हॉल में, या मदर को दे दीजिए, फादर को दे दीजिए साइलेंट करके, और 25 मिनट तक लगातार उस पर्टिकुलर पेपर को, उस पेज को, उस कंसेप्ट को, उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फ़ोन के अंदर आप 25 मिनट्स का अलार्म लगा दीजिए। अलार्म लगाने के बाद जब वो अलार्म बजेगा तो ऑटोमेटिकली मम्मी या पापा या ब्रदर या सिस्टर या जो भी, जिसको कोड नहीं पता होगा, आजकल के बच्चों का प्रॉब्लम भी है कि फ़ोन का कोड नहीं पता होना चाहिए। फ़ोन इज़ लाइक, किसी को कोड पता चल गया तो बहुत सारी पोलें खुल जाती हैं। तो होता ये है कि अगर आपको अलार्म जैसे ही वो बजेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो फ़ोन रिटर्न करने आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ओके 25 मिनट आप कंटिन्यूसली बैठ गए। आप जितना दूर डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को रखेंगे, डिस्ट्रैक्शन आपसे उतना दूर रहेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स, या मैं कहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये आदत है कि वो पलंग पे बैठ के पढ़ रहे हैं, राइट, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, लाइट ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, स्टडी टेबल पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब आप स्टडी टेबल पे नहीं पढ़ रहे हो तो आपने ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन को बुला ही लिया अपने पास, आ जाओ मुझे डिस्ट्रैक्ट करो। स्टडी की प्रॉपर एक पोजीशन होनी चाहिए, स्टडी का एक प्रॉपर ड्रेसिंग बोल रहा हूँ, स्टडी टेबल होना चाहिए जहाँ पर आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो जो आपको स्टडी करने पर मजबूर करे। तो आपको जो, जहाँ पर आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं ना, आप उसका एनवायरनमेंट वैसा बनाइए कि आपको वहाँ बार बार उस टेबल पे जाने की ज़रूरत पड़े, इच्छा हो कि अरे हाँ यार चलते हैं वहाँ पे, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो इसलिए अपने स्टडी टेबल को ना ऐसी ऐसी चीज़ों से सराउंड करके रखिए कि आपको बार बार यहाँ आने की इच्छा हो। जैसे कलर्स हो गए, स्केच पेन्स हो गए, पेन हो गए, पेन अलग अलग कलर्स के हो गए, कॉपी अच्छी दिखने में अच्छी कॉपी हो, वो हो गई। उसके बाद थोड़ा सा एक कोई खुशबू अच्छी है अगर, तो आप वो वहाँ पर रख सकते हैं। ये एक तरीका एक मैं बता रहा हूँ कि जिससे कि आप कम से कम एटलीस्ट स्टडी टेबल से नहीं हटने की आपको इच्छा हो, राइट। तो फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए 25 मिनट से धीरे धीरे आप 30, 35, 40, 45 मिनट्स ऐसे पे आओ। इसको टोमासुलू टेक्निक बोलते हैं। ये मैंने किताब में पढ़ी थी तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ कि मैं 25 to 30 मिनट्स जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करता हूँ। 25 मिनट्स की अगर मुझे मिलती है सफलता, अगर मुझे सक्सेस मिलती है, तो मैं 2 से 3 मिनट का या 4-5 मिनट का एक सिंपल सा ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं अगेन वो 25 मिनट्स वाला काम वापस से करता हूँ। तो इससे 1 घंटे में एटलीस्ट मैंने 50 मिनट्स पढ़ाई कर ली।
ओके, तो समझ में आया अंकित? ये टेक्निक सभी को समझ में आई? अंकित आपको समझ में आई स्पेशली? ओके ओके, आशुतोष का एक डाउट है, सर हार्डवर्क के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो? हार्डवर्क के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है आशुतोष, तो एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि हमें हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, सिर्फ हार्डवर्क नहीं। अगर हम हार्डवर्क ही खाली करते रहेंगे तो अगेन जैसा कि आपका जो सेंटेंस है कि रिजल्ट नहीं आता है तो, लेकिन टू मोटिवेट यू, एक मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि हार्ड वर्क आपने करा, उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको खुश होने की इसलिए ज़रूरत है कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया। अगर आपने ट्राई भी नहीं किया होता तो आपको इतना भी रिजल्ट नहीं मिलता जितना कि उस टाइम पर आपको मिला है। सो आई थिंक हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी, लेकिन साथ में आप स्मार्ट वर्क भी करिए। अननेसेसरीली उस चीज़ों में आप इंटरेस्ट या उस पर्टिकुलर जगह पे आपको अपनी एनर्जी को लगाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ से आपको रिजल्ट मिलने की उम्मीद कम है। आपको एनर्जी वहीं लगानी है और मन वहीं लगा के काम करना है जहाँ से आपको रिजल्ट मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, और ये आपका मन ऑलरेडी पहले से जानता है कि आपको रिजल्ट ज़्यादा कहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको ये सोच के खुश होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट ट्राई किया। आपको अपने आप को ओवर रेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को ओवर रेट नहीं करा तो आप फिर कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे। आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलें चाहे बुरे मिलें, ठीक है? तो हमेशा हर टीचर ये बोलता है कि निराश मत हो, निराश मत हो, निराश मत हो। निराश नहीं हो, लेकिन बेसिकली आप जिस काम, अच्छा एक सीक्रेट यहाँ पर मैं और बता रहा हूँ आशुतोष, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा तो ये सभी के लिए आंसर मिलेगा। कभी भी आप किसी चीज़ को कर रहे हो, उस चीज़ को करने से पहले आपका मन खुश होना चाहिए। अगर आपका वो मन खुश नहीं है, अगर आप हैप्पी नहीं हो, तो आप उसके अंदर एनर्जी प्रॉपर पुट नहीं कर पाओगे। अगर आप एनर्जी पुट नहीं कर पाओगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपको रिजल्ट की चिंता करे बिना काम करना है। एक ये बहुत, ये मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको रिजल्ट की चिंता किए बिना काम करना है। आपको रिजल्ट की अगर चिंता रहेगी ना तो आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप प्रेशर में रहोगे। तो आपको रिजल्ट की चिंता करे बिना खेलना है। अगर आपने रिजल्ट की चिंता करे बिना खेला तो आपको आपकी जो वो एनर्जी जो रिजल्ट की चिंता कर रही थी, वो एनर्जी आपकी कहाँ की लगेगी? काम करने के इनपुट में लगेगी। तो इसलिए आपको रिजल्ट्स की चिंता बिना करे हुए काम करना है। रिजल्ट 100% टाइम टू टाइम आएंगे। रिजल्ट्स अगर रिजल्ट का कोई टाइम नहीं होता, रिजल्ट 2 साल बाद भी आ सकता है, रिजल्ट 3 साल बाद भी आ सकता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको एनर्जी वहाँ लगानी है। तो डाउट क्लियर हुआ आशुतोष? ठीक है, डाउट क्लियर हुआ आपका? चलिए, और किसी को कोई डाउट प्लीज पूछिए, नहीं तो मीटिंग एंड करें। ओके, सो किसी को भी डाउट नहीं है और बाकी सब क्लियर है, so shall we end the meeting? So फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स मंडे को मिलेंगे, है ना? आई विल बी फॉरवर्डिंग यू दी ट्यूटोरियल्स, कौन कौन से देखने हैं, मंडे को क्या क्या करना है ना? फंडामेंटल्स की तो मैंने वो दे ही दिया आपको। कल मैं आपको प्रोग्रामिंग इनसी की बाकी के जो वीडियोस होंगे वो मैं फॉरवर्ड करूँगा, राइट? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि ये इस पर्टिकुलर सेशन ने आपको थोड़ा सा कुछ फ़ायदा दिया होगा। और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल पे रीच आउट कर सकते हैं, है ना? आपके पास मेरा ईमेल है ही सभी के पास। ओके, साइनिंग आउट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।